वेलकम एवरीवन, दिस इज़ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का पार्ट 4। और इसमें कुछ अलजेब्रिक मेथड को हम लोग पढ़ेंगे इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। अभी तक ग्राफिकल मेथड से हम लोग सॉल्व कर रहे थे। सो इसका क्यों काम आया, ठीक है। सो जैसे ग्राफिकल मेथड पे अगर तुम्हारा पॉइंट ऐसे इंटीग्रल कोऑर्डिनेट पे था या फिर डेसिमल में था जो कि टर्मिनेट हो जा रहे थे, और कुछ छोटे डेसिमल एक्सपेंशन थे, ठीक है। तो इनको फाइंड करना आसान था, ठीक है। वो तुम्हारे पास जो ग्राफ रहता था वहाँ से उन पॉइंट से जब हम लोग इधर मूव करते थे तो वो पॉइंट आसानी से मिल जा रहा था, और इधर मूव करते तो वो भी पॉइंट आसानी से मिल जा रहा था, ठीक है। और मान लो अगर ऐसा हो कि इंटरसेक्शन में तुम्हारे पास √2 मतलब इरेशनल नंबर कुछ आ रहे हैं, या फिर डेसिमल एक्सपेंशन काफ़ी बड़ा है, और हम लोगों ने देखा था जितना डेसिमल एक्सपेंशन बारीक होता जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है, उतना ही हमको प्रिसीजन के साथ मतलब काफ़ी बारीकी के साथ उसको मतलब लोकेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ पे जब फाइंड करते समय गलतियाँ हो सकती हैं, तो एग्जैक्ट पॉइंट हमको हो सकता है ना मिले, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे अलजेब्रिक मेथड आया जहाँ पर तुमको बिना प्लॉट किए हुए डायरेक्ट पॉइंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो वही अलजेब्रिक मेथड है। तो पहला मेथड है अलजेब्रिक में सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, नाम से समझ में आ रहा है। जो सब्स्टिट्यूशन में छुपा हुआ है वर्ड है वो है सब्स्टिट्यूट, ठीक है। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, मान लो इम्प्लाइड है। सब्स्टिट्यूट का मतलब है वहाँ पे दो चीज़ें रहेंगी या फिर एक से ज़्यादा चीज़ें रहेंगी, ठीक है। और दो चीज़ें हैं तो सब्स्टिट्यूट का मतलब है मतलब इसकी जगह पे इस चीज़ को रखना। इसका मतलब क्या है कि इसको इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी जगह पे इसको रखना, इसका मतलब है इसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। सब्स्टिट्यूट का मीनिंग वही होता है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन में मेथड क्या होता है कि हमको किसी चीज़ को किसी पे रखना होता है, ठीक है। ऐसा ही कुछ सेंस आएगा। सो स्टेप्स क्या है सब्स्टिट्यूशन मेथड में, हमारे पास दो इक्वेशन दिए रहेंगे। एंड फर्स्ट स्टेप इज राइट वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ एनदर एज पर योर कन्वीनियंस, ठीक है। और उसको इक्वेशन 1 नेम देना है। मतलब जैसे दो इक्वेशन तुमको दी रही होंगी, तो किसी भी एक इक्वेशन में से तुमको क्या करना है, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म में हमको लिखना है वहाँ पे। एंड एज पर योर कन्वीनियंस मतलब जहाँ पर तुमको आसानी से लिखा हुआ नज़र आए वहाँ पे आसानी से तुम उसको लिख कर इक्वेशन 1 नाम दे दोगे, ठीक है। एंड द सेकंड स्टेप इज पुट दैट एक्सप्रेशन मतलब जो इक्वेशन 1 आई है ऑन अदर इक्वेशन इन प्लेस ऑफ दैट वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि मान लो x को मैंने y के टर्म में कुछ लिखा है, ठीक है, सम कांस्टेंट इनटू समथिंग, ठीक है, ऐसे मैंने लिखा है। सो जो ये एक्सप्रेशन ये इक्वेशन 1 आई है, इस एक्सप्रेशन को अदर इक्वेशन में, ठीक है, सेम इक्वेशन में लिखोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। अदर इक्वेशन में क्योंकि उसी इक्वेशन से तुमने इसको डेराइव किया, अगर इसको उसी में रखोगे तो बाद में तुमको वही इक्वेशन फिर से मिल जाएगी, ठीक है। तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। पुट दैट एक्सप्रेशन ऑन अदर की इन प्लेस ऑफ दैट वेरिएबल, ठीक है। मतलब x की जगह पे जो x को तुमने y के टर्म में यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, दूसरे इक्वेशन में जहाँ पर भी तुमको x दिखेगा वहाँ पर तुम ये वाला टर्म लिख दोगे, ठीक है। वो चेंज किस में हो जाएगा, क्योंकि सब अब y दिखने लगेगा, x को कहीं दिखेगा नहीं, तो सेकंड इक्वेशन चेंज हो जाएगा तुम्हारे पास y में से, ठीक है। सो यू माइट हैव, ठीक है, देन उसको सॉल्व करोगे तो उसके बाद तुमको 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है मिले। पहला क्या होगा कि अदर वेरिएबल मतलब जो y इक्वल टू सम कांस्टेंट नंबर आ जाए, ठीक है। लेट से वो कांस्टेंट नंबर कांस्टेंट 1 से मैं डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। देन पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, फिर इस वैल्यू को, अगर ये वाला केस आ रहा है तो इस वैल्यू को जो कांस्टेंट 1 है y इक्वल कांस्टेंट 1 है, ये y की वैल्यू को तुमको इक्वेशन 1 में यहाँ पे रख देनी है, तो वहाँ पे x की वैल्यू निकल जाएगी। तो गेट अदर वेरिएबल एज कांस्टेंट 2, वहाँ पे कुछ कांस्टेंट 2 x इक्वल कुछ नंबर आएगा, ठीक है। तो दिस विल बी योर आंसर, ठीक है, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा आसानी से, ठीक है। और सेकंड केस क्या हो सकता है कि कांस्टेंट 1 इक्वल कांस्टेंट 1 मीन्स कि जब तुम ये रख रहे हो इक्वेशन 1 को अदर इक्वेशन में जब तुम रख रहे हो और उसको सॉल्व कर रहे हो, तो हो सकता है कि अदर वेरिएबल इक्वल टू कांस्टेंट ना आके एक कांस्टेंट इक्वल दैट कांस्टेंट ओनली, ठीक है। कांस्टेंट 1 इक्वल कांस्टेंट 1 मतलब मान लो 12 इक्वल 12 आ जाए, ठीक है, ऐसा कुछ तुम स्टेटमेंट पर पहुँचो, ठीक है। एंड 12 इक्वल 12 इज ट्रू मतलब एक कांस्टेंट तो सेम कांस्टेंट का इक्वल होता ही है। तो अगर ऐसा है तो कंक्लूजन क्या होगा कि वहाँ पे दोनों जो पेयर ऑफ इक्वेशन है वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन उनके पास है, ठीक है। ये कंक्लूजन होगा। क्यों ये कंक्लूजन होगा, क्योंकि मान लो दो इक्वेशन था तुम्हारे पास, दो इक्वेशन था और वहाँ से तुमने एक वेरिएबल दूसरे के टर्म में रखा और इसको तुमने दूसरे इक्वेशन में लिखा, और दूसरे इक्वेशन से जो तुमको निकल के आ रहा है वो हमेशा ट्रू है। क्यों, क्योंकि दूसरे इक्वेशन से जब तुमने रखा तो तुम्हारे पास निकल के आ रहा है लेट से 12 इक्वल 12, ये हमेशा ट्रू है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पर इन द टर्म ऑफ वेरिएबल ना लेके अगर y की वैल्यू 1 लगता, ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पे कुछ जैसे x की वैल्यू 7 आ रही थी, y की वैल्यू 1, ठीक है, उसका मतलब क्या है, मैंने क्या किया है x की वैल्यू 7 को दूसरे इक्वेशन में लिखा और वहाँ से पहुँच रहा हूँ कि वो जो पहुँच रहा हूँ दैट इज़ अ वैलिड, दैट इज़ ट्रू,
वहाँ से मतलब इन दोनों को अगर लेके चल रहा हूँ तो वो वैलिड है। और यहाँ से मैं कितना बना सकता हूँ, मतलब वाई की वैल्यू 0 रख के एक्स की कुछ वैल्यू आएगी वो भी यहाँ लिखूँगा, तब भी पहुँचूँगा एक ट्रू स्टेटमेंट पर। और वाई की वैल्यू कुछ भी रखते चला जाऊँ एंड वहाँ पे एक्स की वैल्यू कुछ भी आ जाए तो वो कॉम्बिनेशन एक्स वाई का उठाऊंगा और यहाँ पर रखूँगा, तो हमेशा मुझे यही स्टेटमेंट मिल रहा होगा ट्रू। ठीक है, इसका मतलब है कि कितना भी पॉइंट मैंने इसको सेटिस्फाई करते हुए डेट इज इस लाइन पर, मतलब कि इक्वेशन 1 से, क्योंकि ये निकल के आया, ये क्या है जो पहला इक्वेशन होगा जहाँ से हम लोग एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के टर्म में लिख रहे हैं, ठीक है, वहीं से ये निकल के आया होगा। मतलब ये भी एक लाइन की इक्वेशन है, मतलब जो पहले लाइन की इक्वेशन है वहाँ से मैं सारे पॉइंट उठा रहा हूँ और उस पॉइंट को रख रहा हूँ तो वो सब वैलिड है। इसका मतलब वो कॉन्सिडेंट वाली ही कंडीशन है, क्योंकि वो उस पॉइंट पे, उस लाइन पे लाई करने वाले जितने भी पॉइंट है सब सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, और इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं मतलब वो दूसरी लाइन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका मतलब है वो दोनों लाइन सेम होनी चाहिए, इसका मतलब वो लाइन कॉन्सिडेंट होनी चाहिए। इस वजह से इनफाइनाइट सोल्यूशन आएंगे और तुम वो कॉन्स्टेंट मतलब A1/A2 वाले रेशियो से भी चेक कर सकते हो। ठीक है, एंड अगर मैं जितना भी पॉइंट रख रहा हूँ, जितना भी पॉइंट लाई कर रहा है उस लाइन पे, और उस लाइन उसको मैं दूसरे लाइन पे सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट हमेशा मुझे फॉल्स मिल रहा है। मतलब कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो इस लाइन पे लाई कर रहा है वो दूसरे लाइन पे भी लाई कर रहा है। इसका मतलब है कोई पॉइंट ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कंक्लूजन क्या निकलेगा कि देयर विल बी नो सोल्यूशन। ठीक है, सो ये 3 केस हो सकते हैं और उस बेस पे तुम यहाँ पर जो कंक्लूजन आया कि यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा, यहाँ पे कंक्लूजन होगा इनफाइनाइट सोल्यूशन और यहाँ पे कंक्लूजन होगा नो सोल्यूशन, दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, अब वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, डेट लेट्स से कि एक्स और वाई मेरे पास कोई पॉइंट निकल के आया, और वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, तो जो भी दो तुमको इक्वेशन दी गई हैं, क्योंकि ये पॉइंट उस पर लाई करना चाहिए तो इसको उस पर सेटिस्फाई कर देना। अगर वो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड आ रहा है, इसका मतलब है कि वेरीफाइड है, मतलब वो मेरा आंसर सही है। ठीक है, अब इसका कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल 7 है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सो एक इक्वेशन ये है, दूसरी ये है। ठीक है, अब कौन सा कन्वीनियंट लग रहा है जिसको हम एक वेरिएबल दूसरे में टर्म में कर सकते हैं, दोनों ही कन्वीनियंट है लेकिन कुछ छोटा लग रहा है तो इसी को चेंज करते हैं। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, स्टेप फर्स्ट जो होता है, एक्स को मैं लिख दूंगा 3 - 2y। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में लिख दिया। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या होता है कि ये जो इसको इक्वेशन 1 जैसे मैंने नाम दिया, क्योंकि 1 2 नाम दे दिया है तो लेट से इसको 3 नाम दे देते हैं। ठीक है, देन थर्ड इक्वेशन को मैं क्या रखूँगा, अदर इक्वेशन में, मतलब इसके अलावा वाले इक्वेशन में एक्स की जगह पे रख दूंगा। ठीक है, 7 3 - 2y - 15y इक्वल टू, ठीक है, now 21 माइनस दिस इज 14y - 15y इक्वल टू 21 माइनस दिस इज 29y एंड इक्वल टू, एंड 29y इधर भेज देंगे और 2 को इधर, दिस इज 19। ठीक है, एंड y की वैल्यू आ रही है 19/29। ठीक है, सो ये कौन सा केस है, पहला वाला केस है। ठीक है, अदर वेरिएबल इक्वल कांस्टेंट 1। ठीक है, मतलब जो अदर वेरिएबल y यहाँ पर वो कुछ कांस्टेंट 1 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो उस केस में क्या करते हैं, इस y को हम लोग इस इक्वेशन में रख देते हैं x की वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, तो इसमें रख देंगे पुट y इक्वल 19/29 इन इक्वेशन थर्ड एंड x इक्वल 3 - 2 इंटू 19/29 एंड x इक्वल 3 - दिस इज 38/29 एंड एलसीएम लेंगे 29 3 जा, दिस इज 87 एंड 87 माइनस 38 एंड x इक्वल दिस इज योर 49/29। ठीक है, दिस इज योर 49/29। ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू ये है। देन रिक्वायर्ड आंसर या फिर रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज, x की वैल्यू पहले आती है तो 49/29 19/29। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन, आंसर आएगा। जैसे पहले में चेक करते हैं, सो 49/29 प्लस 2 टाइम्स 19/29, क्या ये 3 के इक्वल आता है, तो ये 49 प्लस ये 38 हो जाएगा, 29 इक्वल 3, और ये होता है 87/29, दिस इज 3 ओनली, सो 3 इक्वल 3 मतलब सेटिस्फाइड है, और इसमें भी तुम चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये आंसर हमारा वेरीफाइड है। ठीक है, अगले एग्जांपल में मूव करते हैं। अब जब हम लोग ने सिर्फ ग्राफिकली उसको प्लॉट किया था, वहाँ से कुछ पॉइंट निकल के आए थे। ठीक है, तो उसी को वेरीफाई करेंगे बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सो जो ये एग्जांपल था कि आफ्ताब अपने बेटे को कहता है कि 7 साल पहले अगर मैं प्रेजेंट एज, ठीक है, अगर मैं लेट कर लूँ आफ्ताब की प्रेजेंट एज, मतलब करेंट एज, आफ्ताब की करेंट एज मैं x ईयर लेट कर रहा हूँ, और उसकी बेटी की, हिज डॉटर की, उसकी बेटी की मैं y ईयर्स लेट कर रहा हूँ। ठीक है, सो 7 ईयर्स मैंने
मतलब x माइनस 7 और y माइनस 7, तो जो आफ्ताब था वो 7 टाइम्स था, तो दिस शुड बी दिस, ठीक है। सो x माइनस 7 इक्वल 7y माइनस 49, दिस इज x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल 0, ठीक है। सो ये इक्वेशन 1 मुझे मिल गई, ठीक है। एंड सेकेंड था, ये तुम्हारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके था, सेकेंड था कि 3 साल बाद, ठीक है, सो 3 टाइम्स हो जाता है, so this is like this, so x plus 3 equal 3y plus 9 and x minus 3y minus 6 equal 0, this is the equation second, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन में से हमको पहला स्टेप क्या है कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म में लिखना है, ठीक है। तो x यहाँ पे लिख लेते हैं, सो x इक्वल फ्रॉम, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, इस तरीके से लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट x इक्वल 3y प्लस 6, ठीक है। सबको इधर भेज दिया। नाउ इसको इक्वेशन कुछ 3 नाम दे दिया यहाँ पे। उसके बाद नाउ पुटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1 वी गेट, ठीक है। सो x जगह पे ही रखेंगे, सो 3y प्लस 6 एंड माइनस 7y प्लस 42 इक्वल 0, so 3y minus 7y is minus 4y and 6 plus 42 is 48 equal 0, so 4y equal 48 and y equal 12, ठीक है। क्योंकि उम्र है तो वो इंटीजर ही आनी चाहिए, ठीक है, और आ भी रहा है तो यहाँ से भी थोड़ा वेरिफिकेशन आ रहा है, ठीक है। एंड नाउ पुट y equal 12 in equation 3 we get, सो दिस इज अ लैंग्वेज, ठीक है। जो तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन दी रहेगी वो लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 2 इक्वेशन बनाओगे, देन ये लिखोगे, देन ये लिखोगे एंड देन ये लिखोगे एंड लास्ट में रिक्वायर्ड सोल्यूशन लिख दोगे। दिस इज द कंप्लीट प्रोसीजर एंड एज अ लैंग्वेज तुम लिख सकते हो आंसर में, ठीक है। सो नाउ पुट y इक्वल 12 इन इक्वेशन 3 वी गेट x इक्वल 3 टाइम्स 12 प्लस 6, सो x इक्वल 36 प्लस 6, x इक्वल 42, ठीक है। सो Aftab's current age, that is x equal 42 years, and that of his daughter is y equal 12 year, ठीक है। और इसको तुम वेरीफाई भी कर सकते हो दिमाग में। सो नेक्स्ट एग्जांपल है कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल, ये भी पहले कर चुका है। सो कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर इज ₹9 एंड द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल एंड 6 इरेजर इज ₹18, और हमको हर पेंसिल और हर इरेजर का कॉस्ट फाइंड करना है, ठीक है। सो वही है, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी x, सो पेंसिल का मैं पेंसिल का x रुपीज़ मान रहा हूँ और जो इरेजर है उसका मैं y रुपीज़ मान रहा हूँ, ठीक है। लैंग्वेज को बना लोगे आसान से, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। So 2x and plus 3y equal 9, this is equation first, and then 4x plus 6y equal 18, and इसको डिवाइड भी कर सकते हो, 2x plus 3y equal 9 अगेन मिल रहा है। सो यहाँ पे तो तुमको लग रहा है इनफाइनाइट सोल्यूशन ही आएंगे, क्योंकि तुम इस इक्वेशन से यहाँ तक किसी नंबर को मल्टीप्लाई करके पहुँच सकते हो, ठीक है, या फिर यहाँ से कुछ कॉमन लेकर भी तुम इस इक्वेशन तक पहुँच सकते हो, तो वहाँ पे तुम लोग कंक्लूड कर सकते हो कि ये इनफाइनाइट सोल्यूशन है। बट हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है तो वही करते हैं। देन हमको क्या करना है, डायरेक्ट अब मैं लिखता ही चला जा रहा हूँ, तुम लोग ये लिख सकते हो, ये सब जो ऊपर लिखते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर से क्या आएगा, अगर मैं लिखूँ, सो 2x इक्वल 9 माइनस 3y, ठीक है, 2x इक्वल 9 माइनस 3y एंड x इक्वल 9 माइनस 3y बाई 2, दिस इज इक्वेशन 3, और इसको मैं यहाँ रखूँगा। सो 2 इंटू 9 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 3y इक्वल 9, एंड 2 से 2 कैंसिल, दिस इज 9 माइनस 3y प्लस 3y इक्वल 9, एंड ये भी कैंसिल हो गया, 9 इक्वल 9। और यहाँ पे हम लोग क्या पूछे, सेम कॉन्स्टेंट का इक्वलिटी, और ये ऑलवेज ट्रू है। सो लिखेंगे यहाँ पर एक स्टेटमेंट और, सो एज दिस स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू, so given pair of equation have infinite solution, ठीक है। और अगर बोल दिया, अगर मान लो पूछ लिया कि कोई एक सोल्यूशन बता भी दो, तो तुम ये जो 2x प्लस 3y इक्वल 9 है, ठीक है, यहाँ पर तुम y की वैल्यू कुछ भी रख दो, और कुछ मतलब पॉजिटिव ही रखना, क्योंकि कॉस्ट है, ठीक है, ये इतना कॉमन सेंस लगाना है। सो अगर y की वैल्यू मैं 1 ले रहा हूँ, मतलब जो इरेजर का कॉस्ट है वो 1 ले रहा हूँ, तो ये हो जा रहा है इतना,
और 2x इक्वल 9 माइनस 3 6, x इक्वल 3, ठीक है। तो वहाँ पे तुम 3,1 को एक सोल्यूशन बता सकते हो, ठीक है। एंड एग्जाम्पल 10 है, 2 रेल्स दिए गए थे, ये भी सॉल्व कर चुके हो। और क्या ये रेल्स विल दिस क्रॉस ईच अदर, मतलब ये जो रेल्स है क्योंकि एक लाइन बनेगी, क्या ये कभी क्रॉस करेंगे, इसका मतलब है कभी क्या एटलीस्ट वन सोल्यूशन यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा क्या या नहीं, ठीक है। सो यहाँ पर तो सिंपली तुम वो कांस्टेंट a1/a2 वाले रेशियो से भी कर सकते हो, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है तो करते हैं। पहला इक्वेशन 2 बन गई है, तो यहाँ से अगर मैं x इक्वल 4 माइनस 2y करके ये थर्ड इक्वेशन बना दूँ और सेकेंड में रखता हूँ, सो 2 4 माइनस 2y प्लस 4y माइनस 12 इक्वल 0, दिस इज 8 माइनस 4y प्लस 4y माइनस 12 इक्वल 0, तो दिस इज कैंसिल एंड 8 इक्वल 12 आ रहा है। एंड दिस इज एज दिस स्टेटमेंट इज ऑलवेज फॉल्स, as this statement is always false, so given rails will never cross each other, क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करता, इसका मतलब कभी क्रॉस नहीं करेंगे, ठीक है। सो यही था, एंड नेक्स्ट वीडियो में अगला वाला सेक्शन करेंगे, ठीक है। थैंक यू।